जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम बाबा रामदास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दद्दा की खरी खरी। मेरी एक पिछली वीडियो में मैंने बोला था कि ये पंजाब के जो सिख हैं उनके जो सरनेम होते हैं वो जाति सूचक नहीं होते, वो अपने गांव का नाम लगाते हैं अपने नाम के साथ। तो उसके बाद मैंने कहा मैं बताऊंगा, फिर मैं बताना भूल गया। तो मेरे एक मित्र ने कमेंट करके पूछा ये तो आपने बताया ही नहीं कि ये पंजाबी सिख्स जो है अपने गांव के का नाम क्यों लगाते हैं अपने गांव अपने नाम के साथ। तो क्या था कि ये जो सिख जो पंथ है ये समाज सुधार के उद्देश्य से इसका जो है प्रचलन हुआ पूरे देश में। और समाज सुधार, सोशल रिफॉर्म्स, गुरु नानक देव जी का एक बहुत बड़ा एजेंडा था। उन्होंने अंधविश्वास, जाति पाति, ऊंच नीच के खिलाफ बहुत बड़ा काम किया है। और हमारी पूरी की पूरी सोसाइटी मेडिवल टाइम्स में, आपको तो मालूम है कि छुआछूत, ऊंच नीच, जात पात बहुत ज्यादा थी। तो पंजाब में सिख धर्म के अनुयायियों के लिए गुरुओं ने एक परंपरा डाली, एक नींव डाली, एक उन्होंने मोटिवेट किया कि हम अपने नाम के आगे जाति सूचक शब्द न लगाएं, अपने गांव का नाम लगाएं। और उस गांव के सभी लोग, वो चाहे जिस जाति के हों, वो चाहे किसी भी फेथ के मानने वाले हों, उनका सरनेम उनका गांव का नाम होना चाहिए। इसलिए आपको पंजाब में बहुत सारे लोगों के, ज्यादातर लोगों के जो सरनेम है वो उनके गांव के नाम के मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो डीजीपी केपीएस गिल साहब हुए हैं, इनका नाम था कंवरपाल सिंह। और ये जो गिल है ना, ये उनका सरनेम नहीं है, इनफैक्ट गिल गांव है। जब आप लुधियाना से मलेरकोटला रोड की तरफ चलते हैं तो इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ लुधियाना, अब तो लुधियाना शहर इतना बढ़ गया है कि वो जो गिल गांव है उसको गिल्ला भी बोलते हैं, वो लुधियाने के अंदर ही आ गया है। तो केपीएस गिल उस गांव के रहने वाले थे, इसलिए उनका नाम केपीएस गिल है। उस गांव के सभी लोगों का नाम गिल है, गिल साहब। तो ये जाति प्रथा और समाज में जो जाति भेद था, ऊंच नीच था, उसको दूर करने के लिए सभी मनुष्य बराबर हैं, इस उद्देश्य से जातीय सरनेम्स को एराडिकेट करके गांव के नाम को प्रमोट करने के उद्देश्य से यह परंपरा शुरू हुई थी और ये आज भी चल रही है। हालांकि इससे जातिवाद कितना दूर हुआ ये जरूर मतलब एक बहस का विषय हो सकता है, क्योंकि मैंने तो पंजाब में जातिवाद आज भी कूट कूट के उतना ही भरा देखा है जितना बाकी देश में। तो लोगों ने गुरुओं का इस आदेश को तो मान लिया कि साहब अपना जातीय सरनेम नहीं लगाएंगे, गांव का नाम लिख लेंगे, पर जातीय भेद नहीं मिटा है। खैर चलिए, इस पर कभी बाद में चर्चा करेंगे। तो ना, मैं आजकल बना रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी ने देश को, खासतौर पे पंजाब को किस हद तक बर्बाद किया अपने पेटी पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए, और सिखों का कितना उत्पीड़न किया। दुर्भाग्य से जो नई सिख जनरेशन है, हमारे जो बच्चे हैं, और सिर्फ सिख नहीं, हिंदुस्तान के बच्चे ये जानते नहीं, नई पीढ़ी जानते ही नहीं कि कांग्रेस ने किस कदर सिखों के साथ धोखा किया और किस कदर सिर्फ पंजाब को नहीं पूरे देश को बर्बाद किया। तो मैं आपको ले चलता हूं साहब 1975 में। 1975 में साहब हाई कोर्ट का आदेश आया कि इंदिरा गांधी का जो चुनाव था वो नल एंड वॉइड था, क्योंकि उन्होंने गलत प्रैक्टिसेस करके चुनाव जीता था। अब वो उस वक्त प्रधानमंत्री थी, तो और कोई प्रधानमंत्री होती तो इस्तीफा दे देती, दोबारा चुनाव लड़के फिर जीत के आ जाती, क्योंकि पॉपुलर तो वो थी। पर उस वक्त ऐसा बताया जाता है कि उनके ऊपर उनके बेटे संजय गांधी का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था। और खैर,
किन्हीं भी परिस्थितियों में उन्होंने बजाय इस्तीफा देने के देश में इमरजेंसी लगा दी और 1975 से लेकर 76 और 77 2 साल तक इस देश में इमरजेंसी रही। और ये आज जो ये कांग्रेसी लोकतांत्रिक मूल्यों का रोना रोते हैं ना, लोकतंत्र के बहुत बड़े बचाने वाले, लोकतंत्र के रक्षक, लोकतंत्र के रखवाले, डेमोक्रेटिक वैल्यूज का आरआर मचाने वाले, लोकतंत्र का कैसे हरण होता है, पूरे देश में इमरजेंसी लागू करके सारे नागरिक अधिकार, सारे मौलिक अधिकार छीनकर इस देश में तानाशाही मचाई गई 2 साल। खैर साहब, 2 साल के बाद इंदिरा गांधी के सलाहकारों ने इंदिरा गांधी को सलाह दी कि आप तो इमरजेंसी के कारण बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो गई हैं। क्यों भाई, देश में क्या चल रहा है ये इंदिरा गांधी को पता ही नहीं चलता था, और संजय गांधी को, वो तो अपनी एक कोटेरी से, अपने एक गुर्गों चमचों के एक ग्रुप से घिरे रहते थे। अखबार सही बात बताते नहीं थे। देश में कितनी खिलाफत चल रही है, कितना गुस्सा है लोगों के मन में इंदिरा गांधी और कांग्रेस के प्रति, ये उनको पता नहीं चलता था। उनको तो ये बता देते नहीं कि लोग तो बहुत खुश हैं जी, ट्रेनें एकदम टाइम से चलती हैं, क्राइम कम हो गया है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेहतर हुई है। क्योंकि जब देश में तानाशाही होगी तो छोटा मोटा क्राइम तो रुक ही जाता है, ट्रेन तो टाइम से चल ही लेती है, सरकारी कर्मचारी बेचारा डरा है 9 बजे ड्यूटी पे पहुंच जाता है, ऐसी बातें बताई जाती थी। तो इंदिरा गांधी ने साहब गलती कर दी कि चुनाव डिक्लेयर कर दिए 1977 में, और जितनी विपक्षी पार्टियां थी सब एक हो गई और सबने मिलके एक होके एक पार्टी बनाई जिसका नाम था जनता पार्टी। 77 में वो जनता पार्टी चुनाव जीत गई। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बन गए, अटल बिहारी वाजपेयी, ये लाल कृष्ण आडवाणी और देश के बड़े बड़े विपक्ष के नेता जो है वो मंत्री बन गए सब। तो सब उसी दौर में पंजाब में अकाली दल, चूंकि जनता पार्टी के साथ उस कोएलिशन में अकाली दल भी शामिल हो गया था, मतलब कांग्रेस के अलावा सारे दल जो है वो जनता पार्टी में शामिल थे, जनता पार्टी से मिलकर चुनाव लड़े थे। तो पंजाब में भी साहब अकालियों की सरकार आ गई और यही प्रकाश सिंह बादल साहब, सीनियर बादल, यही अपने सुखबीर बादल के पिताजी भी जिनका देहांत हुआ है, बादल साहब चीफ मिनिस्टर बन गए। अब सब 75 से लेके 76 77 तक तो इमरजेंसी ही थी, और 77 के बाद 78 79 80 ये 3 साल जो है मोरारजी देसाई और जनता पार्टी का शासन रहा। तो इंदिरा जी विपक्ष में थी और कांग्रेसियों को विपक्ष में बैठने की आदत नहीं थी। अच्छा, सत्ता जो है देश से चली गई थी, उधर कांग्रेस की जो है सरकार पंजाब में भी नहीं थी। तो इससे पहले जब ये सब हुआ तो पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे ज्ञानी जैल सिंह। तो जब इमरजेंसी के बाद कांग्रेस चुनाव हार गई पंजाब में और प्रकाश सिंह बादल अकाली दल सत्ता में आ गया, तो अब अकाली दल की पॉपुलैरिटी को कम करने के लिए, अकालियों को कमजोर करने के लिए, अकालियों से लड़ने के लिए कांग्रेस ने एक प्लान बनाया कि अकालियों के खिलाफ कोई एक ऐसा लोकल लीडर तैयार किया जाए जो कि थोड़ा सा डैशिंग हो, अच्छी पर्सनैलिटी हो, बोलना अच्छा जानता हो, और जिसको एज अ न्यू लीडर अकालियों के खिलाफ खड़ा किया जा सके। तो इस योजना में साहब मुख्य जो 2 लोग थे जो इसके प्रवर्तक थे इस योजना के, वो थे संजय गांधी और यही कमलनाथ जो आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस का सबसे बड़ा लीडर है, कमलनाथ। तो इन्होंने ज्ञानी जैल सिंह के साथ मिलकर बोला कि 20 आदमियों को छांटा इन्होंने, जिनको कि हम अल्टरनेट लीडर, नया एक लीडर बना सकते हैं। ये ज्ञानी जैल सिंह ने लिस्ट बनाई ऐसे लोगों की जो अच्छा बोलना जानते हो, द वन विद गुड ऑरेटर। उसमें थे साहब
संत जरनैल सिंह भिंडरावाला, उन 20 लोगों में एक। तो बाकायदा दिल्ली बुला के उन 20 लोगों का इंटरव्यू लिया गया। हालांकि 20 पहले ज्ञानी जैल सिंह ने छांट के दिल्ली भेजे थे। उस 20 में से कुछ लोगों ने मना कर दिया कि ये उल्टा सीधा काम हम नहीं करेंगे, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। कुछ इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, कुछ की पर्सनैलिटी बड़ी पुअर थी, कुछ को बोलना नहीं आता था। तो दे सेलेक्टेड संत जरनैल सिंह भिंडरावाले। अब बहुत से लोग कहते हैं कि इनको संत क्यों कहा जाता है, तो सब बात यह है कि ये दमदमी टकसाल के हेड थे। दमदमी टकसाल एक सीट है सिखिज्म की, और जिसका हेडक्वार्टर है मेहता चौक है। ये बटाला, जब आप अमृतसर से पहले ब्यास से साइड में जाते हैं तो एक शहर, एक छोटा सा कस्बा नुमा, गांव नुमा कस्बा है, उसको मेहता चौक बोलते हैं। तो मेहता में एक सिख क्लर्गी की सीट होती थी जिसका नाम था दमदमी टकसाल। इसकी स्थापना गुरु गोविंद सिंह के जमाने से हुई थी, और इसका जो भी हेड होता था उनको संत ही बोला जाता था, इसलिए इनका नाम है संत जरनैल सिंह जी भिंडरावाले। तो सब कमलनाथ और संजय गांधी ने संत जी को चुन लिया कि ठीक है जी, इनको प्रमोट किया जाए, इनको आगे बढ़ाया जाए। एंड दिस वाज इन द लास्ट मंथ्स ऑफ 1977, जबकि जो है जनता पार्टी सत्ता में आ चुकी थी। तो ऐसा बताया जाता है, मार्क टली और सतीश जैकब की बुक है, उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार पे लिखी है, उसमें इसका बड़ा विस्तार से इस पूरी घटना का जिक्र है, आप पढ़िएगा। तो उसमें सब बोलते हैं कि उन दिनों ज्ञानी जैल सिंह चंडीगढ़ के सारे पत्रकारों को, अखबारों को, एडिटर्स को फोन करके कहा करते थे कि संत जरनैल सिंह भिंडरावाले के बारे में खबरें छापो। अच्छा, अब इनको एक बड़ा विषय चाहिए था, बड़ा मुद्दा चाहिए था। उधर बादल साहब की सरकार थी, बादल साहब मुख्यमंत्री थे। तो सब पंजाब में एक और सेक्ट है निरंकारीज, वो भी 1850 से लेके चली आ रही है, सिखों का ही एक सेक्ट है, एक अलग संप्रदाय मान लीजिए उसको, जिसमें एक गुरु होता है। अब सिखी में क्या है कि सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब एकमात्र गुरु हैं, क्योंकि दशम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने, ये उनका हुक्म है कि सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ, इसलिए अब लिविंग गुरु कोई नहीं होगा और गुरु ग्रंथ साहब ही गुरु होंगे। ये तो सिक्खी का बेसिक टेनेट है। इधर निरंकारी कहते हैं कि नहीं नहीं, हमको एक गुरु भी चाहिए, हम गुरु ग्रंथ साहब को मानेंगे पर हमको एक गुरु भी चाहिए, लिविंग गुरु। तो उनके एक लिविंग गुरु होते थे। तो सब उनके लिविंग गुरु के साथ सिखों का थोड़ा बहुत टकराव वो पुराने समय से चला आ रहा था। तो अमृतसर में ही एक निरंकारियों का संत समागम हो रहा था। आपने देखा होगा निरंकारियों के संत समागम आज भी होते हैं। आज भी अगर आप दिल्ली से, अगर आप इधर सोनीपत की तरफ, मुरथल की तरफ आए, जहां अमरीक सुखदेव ढाबा है, उसके बीच में एक बहुत बड़ा विशाल मैदान में एक बहुत बड़ा शेड बना हुआ है, वो वहीं होता है निरंकारियों का संत समागम। इससे पहले साल में एक संत समागम इनका होता था बुराड़ी गांव में, आउटर रिंग रोड पे के किनारे एक बहुत बड़ा ग्राउंड है जिसपे महीनों के लिए एक पूरा शहर बस जाता था, जहाँ इनके निरंकारियों के संत समागम होते थे। तो इनका एक छोटा सा समागम अमृतसर में हरमंदिर साहब के से करीब 2-3 किलोमीटर दूर हो रहा था। दिस वॉज अप्रैल 1978। तो वहां पे साहब हुआ कि आप इनका समागम कैसे आप अलाउ कर सकते हैं, वो भी स्वर्ण मंदिर के इतने नजदीक। तो वहां पे
अकालियों के एक मिनिस्टर साहब आए हुए थे। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम इनको नहीं रोक सकते, हमने इनको बकायदा परमिशन दी है। तो वहाँ से गुस्से में स्वर्ण मंदिर से कुछ लोग निकले और एक जुलूस की शक्ल में वहाँ जहाँ निरंकारी संत समागम हो रहा था वहाँ पे इन्होंने धावा बोल दिया। तो जो निरंकारियों की जो वहाँ पे जो कांग्रेगेशन थी, उनके पास बॉडीगार्ड्स थे, वो आर्म्ड थे। उन्होंने इस ग्रुप पे जो कि वहां विरोध करने गया था, निरंकारी कहते हैं कि इन्होंने हमारे पे हमला किया, बट दीज पीपल वर नॉट आर्म्ड, ये बंदूकें लेके नहीं गए थे, ऐसा तथ्य है। ये उनका विरोध करने गए थे, उन्होंने इन पे फायरिंग खोल दी। 13 सिख जो कि संत जरनैल सिंह भिंडरावाले के साथ गए थे वो मारे गए। निरंकारियों के भी 3 लोग मारे गए और ये एक बहुत बड़ी घटना थी। इस घटना के बाद पंजाब का माहौल खराब हो गया। दैट वाज 1978। निरंकारियों के उस समागम के ऊपर सिखों का सो कॉल्ड अटैक, अब वो अटैक था या शांतिपूर्ण धरना था, इस पर अभी भी बहुत बहस होती है। सिख कहते हैं कि हमारे पास कोई हथियार नहीं था, हम तो सिर्फ प्रदर्शन करने गए थे, गोलियां उन्होंने चलाई। खैर जो भी हुआ, इसने पूरे पंजाब में आग लगा दी और वो पंजाब की आग आज तक रह रह के भड़क उठती। ये शुरुआत हुई 1978 में, पर यहां से क्या हुआ कि संत जरनैल सिंह भिंडरावाला पूरे देश की मीडिया में छा गया। इसके बाद क्या हुआ, इलेक्शंस हुए। ये इलेक्शंस के आसपास की ही घटना है। तो सब ऐसा बताया जाता है कि कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शंस में कैंपेन करने के लिए संत जरनैल सिंह भिंडरावाले जी को बकायदा उतारा और कांग्रेस के कैंडिडेट्स के फेवर में उन्होंने मंच से भाषण दिए, लोगों को सपोर्ट किया। स्पेशली गुरदासपुर जिले की एक सीट पर भिंडर थे जो कि बाद में पुलिस चीफ भी हुए, उनकी वाइफ चुनाव लड़ रही थी और एक और हिंदू लीडर थे, पता नहीं शायद भटिंडा साइड के, RL भाटिया, रघुनंदन लाल भाटिया, उनको भी सपोर्ट करने के लिए कांग्रेस की रैलियों में संत जरनैल सिंह भिंडरावाले को मंच पे बिठाया गया उनसे। और एक बार ऐसा भी आरोप है कि इंदिरा गांधी के मंच पर संत जरनैल सिंह भिंडरावाले विराजमान थे। हालांकि बाद में इंदिरा जी ने इससे मना कर दिया कि नहीं थे, पर लोग बताते हैं कि नहीं, मौजूद थे। कहने का मतलब इंदिरा नो, ओ हमारी मेरी ओ आ जाओ, मेरी बिल्ली आ गई सब, आ जाओ आ जाओ। ये देखिए साहब, ये अब तुम परेशान कर रही हो, मैं वीडियो बना रहा हूं ना, है ये तारे पकड़ के खींचने लग गई। जाओ, चली गई। तो अब कांग्रेस पार्टी ने उनको एज अ टूल इस्तेमाल किया। इसके बकायदा आज भी प्रूफ मौजूद है, प्रत्यक्षदर्शी लोग हैं जिन्होंने इस बात की गवाहियां दी हैं। इसके बाद क्या हुआ कि साहब इन्होंने कहा कि एक हम नई पॉलिटिकल पार्टी बनाएं जो कि अकाली दल का जो पंथिक वोट है, जो सिख वोट जो अकालियों को मिलता है, उसमें सेंध लगाई जा सके। तो बकायदा दल खालसा नाम से एक पॉलिटिकल पार्टी बनवाई गई। अच्छा, अकालियों की एक बहुत बड़ी ताकत तो है, जो है वो है SGPC, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। और पंजाब के जितने भी गुरुद्वारे हैं उनकी
पूरी मैनेजमेंट ये कमेटी करती है और इसके बकायदा पंजाब में चुनाव होते हैं। इस एसजीपीसी पे 50 सालों से अकालियों का कब्जा है और वो एक बहुत बड़ी ताकत है। उससे इनको बेशुमार पैसा भी मिलता है अकालियों को, प्लस वोट मिलते हैं, जन समर्थन मिलता है। तो कांग्रेस की शुरू से छटपटाहट रही कि किसी भी तरीके से एसजीपीसी से अकालियों का जो स्ट्रांग होल्ड है उसको खत्म किया जा सके। तो ये संत जी को आगे करके एसजीपीसी के चुनाव लड़वाए गए, पर लोग ऐसा बताते हैं कि उस चुनाव में भी ये जो दल खालसा था इसके कैंडिडेट खड़े हुए थे और मात्र 140 में से सिर्फ 4 कैंडिडेट ही जिता पाई थी कांग्रेस। हालांकि कांग्रेस ने पूरी तिकड़म लगाई थी, पूरी कोशिश की थी, पर अभी तक इसका मतलब क्या हुआ कि सिखों में तब तक 1978 तक भी कोई एक्सेप्टेंस नहीं थी संत जी की, क्योंकि संत जी बहुत छोटे लीडर थे तब तक। फिर ये निरंकारी समागम पर अटैक हुआ जिसमें 16 लोग मारे गए। इससे पंजाब का माहौल बहुत ज्यादा खराब हुआ और इतना खराब हुआ कि वो पंजाब, और इसके कुछ दिनों बाद दिल्ली जाते हुए एक जो निरंकारी जो बाबा था गुरबचन सिंह, उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ और उनकी हत्या हो गई। दैट वॉज द फाइनल स्ट्रॉ, ट्रिगर पॉइंट। वहां से पंजाब में पूरी तरह पंजाब के काले दिन शुरू हुए जब निरंकारी बाबा की हत्या हुई है, और वहां से पंजाब में टेररिज्म की शुरुआत हुई। वो जो 1978 में शुरुआत हुई थी वो 94 तक चली, और उस पूरे घटनाक्रम का मैं गवाह हूं। मुझे अच्छी तरह याद है, 78 में तो मेरी उम्र कम थी, पर मुझे अखबार तब भी मैं पढ़ने लग गया था। मुझे आज भी वो अखबार की वो हेडलाइन याद है। आई स्टिल रिमेंबर दैट न्यूज़पेपर, जहां पे फ्रंट पेज पे ये न्यूज़ छपी थी कि निरंकारी बाबा गुरबचन सिंह की हत्या। वहां से उसके बाद फिर लाला जगत नारायण की हत्या हुई, और उसके बाद उनके बेटे रमेश जी की हत्या हुई। एंड दिस वाज 1980, 80 टू 82, मतलब 78 से लेकर 82 तक की। और 82 में तो आते आते माहौल इतना ज़्यादा खराब हो गया था कि पंजाब में शाम को 6 बजे, सर्दियों में शाम को 6 बजे और गर्मियों में शाम को 7 बजे तक पंजाब की शहरों में सन्नाटा हो जाता था। अघोषित कर्फ्यू लग जाया करता था, एक भी आदमी पंजाब की सड़कों पे दिखाई नहीं देता था। वो काला दौर तो हमने अपनी आंख से देखा है, क्योंकि 1984 से लेकर 1988 तक, 88 में तो मैंने NIS की है पटियाले में, उस वक्त तो मैं पढ़ता था। 88 में भी क्या दिन थे वो मैं आपको बता नहीं सकता। इस पर मैं और आपको, तो मेरा ये कहने का मतलब है कि पंजाब में वो काला दौर, वो आतंक के दिन, इट वॉज ऑल प्लैंड एंड डिजाइंड बाय इंदिरा गांधी, संजय गांधी एंड कांग्रेस पार्टी। और तब तक खालिस्तान की कोई मांग नहीं थी। संत जरनैल सिंह भिंडरावाले के शुरुआती दिनों की आप पूरी उनके उठा के देख लीजिए, तब तक एक बार भी खालिस्तान का नाम किसी ने नहीं लिया। तो आखिर खालिस्तान की मांग आई कब, कहां से आई? और फिर ये हिंदू सिख डिवाइड जो पैदा हुआ, ये किसने पैदा किया? जी हाँ, ये भी कांग्रेस की ही देन थी। अदरवाइज पंजाब में आई स्टिल रिमेंबर दोस डेज जहां हिंदू और सिख का हमें कभी ये फील ही नहीं हुआ कि सिख हमसे अलग है, या सिखों को कभी ये फील ही नहीं हुआ कि हिंदू हमसे अलग हैं। तो आखिर ये डिवाइड पैदा हुआ कैसे? क्या वो घटनाक्रम था
और कैसे कांग्रेस और इंदिरा गांधी और संजय गांधी ने इस ये दरार पैदा की और उस खाई को चौड़ा किया, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए 25 मिनट की वीडियो हो गई है, आज के लिए इतना ही। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि कैसे संत जरनैल सिंह भिंडरावाले को दमदमी टकसाल से बुला के, दिल्ली बुला के और उनको यूज करके, एज अ पॉलिटिकल टूल यूज करके, सिर्फ अकालियों को कमजोर करने के लिए और कांग्रेस की सत्ता वापस पंजाब में हासिल करने के लिए ज्ञानी जैल सिंह, इंदिरा गांधी और संजय गांधी के गुर्गों ने पंजाब को बर्बाद किया। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में इसी चर्चा को जारी रखेंगे। बहुत जल्दी फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।